बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम इनपुट प्रोबेबिलिटी को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और इस लेक्चर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फर्स्ट पार्ट के अंदर हम डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे जिनके अंदर जो ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन हमारी यूज़ की जाती हैं सिमुलेशन के इन्वायरमेंट में लाइक टीमियो में या एरिना के अंदर, उन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा, जिसमें से सबसे पहले हम बर्नौली ट्रायल्स या बर्नौली प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फाइनली द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इन डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में आज हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। सो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, हमारी जो सिस्टम के अंदर रैंडमनेस होती है, नॉर्मली जो सोर्सेज ऑफ रैंडमनेस होती हैं हमारी सिस्टम की जिसको हमने सिमुलेट करना होता है, उनकी जो पॉसिबिलिटीज होती हैं रैंडमनेस की वो इस टेबल के अंदर शो की गई हैं। लाइक अगर मेरे पास मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है तो उसमें जो सोर्सेज ऑफ रैंडमनेस होंगी वो कुछ प्रोसेसिंग टाइम के साथ आ रही होंगी, मशीन फेलियर के साथ लिंक हो सकती है या मशीन रिपेयर टाइम के साथ हो सकती है। लाइक प्रोसेसिंग टाइम आपका ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, उसके अलावा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। इसी तरह से जो आपका मशीन टाइम टू फेलियर है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, उसकी जो आपकी डेटा सेट की वैल्यूज होंगी एंड सो ऑन। देन हमारे पास कुछ अदर टाइप ऑफ सिस्टम भी अवेलेबल है, लाइक डिफेंस का सिस्टम अवेलेबल है, कम्युनिकेशन का सिस्टम अवेलेबल है और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो है वो अवेलेबल है। सो इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम इन सिस्टम्स को अल्टीमेटली हमने सिमुलेट करना होता है। तो सोर्सेज ऑफ रैंडमनेस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इन्हीं की बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी होती है। जो हमने डाटा वैल्यूज फाइंड करनी है अपने सिस्टम के प्रोसेसेस की, अराइवल्स की, इंटर अराइवल टाइम्स की, उसके अलावा मशीन डिले की, फेलियर की या रिपेयर टाइम की, तो इन सब की जो वैल्यूज होंगी, जो रैंडम वैल्यूज होंगी, उन सबको कोई ना कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सपोर्ट कर रही होगी। उस डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम आज पहले उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कवर करेंगे, जिसके अंदर हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को देखेंगे टू लेक्चर्स में। लेटर ऑन हम उन डिस्ट्रीब्यूशंस को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में हम फर्दर उनकी मॉडलिंग किस तरह से की जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्टली जो है थ्री अप्रोचेज यूज की जाती हैं डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई करने के लिए। फर्स्ट वन इज द ट्रेस ड्रिवन सिमुलेशन, सेकेंड वन इज द एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड लास्ट वन इज द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारी अप्रोच है या जिसके थ्रू हम ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई करते हैं वो हमारी लास्ट थर्ड अप्रोच है, दैट इज द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके ऊपर आज का ये लेक्चर हमारा बेस करेगा। अगर हम ट्रेस ड्रिवन सिमुलेशन की बात करें तो इस सिमुलेशन की जो टेक्निक है इसके थ्रू क्या होता है कि हमारे पास हिस्टोरिकल डाटा वैल्यूज अवेलेबल होती हैं। हम उन डाटा वैल्यूज को यूज करते हुए अपने सिमुलेशन के अंदर जो डाटा है उसको फीड करते हैं और उसको सिमुलेट करते हैं। बट इस ट्रेस ड्रिवन सिमुलेशन का इशू ये है कि लाइक रैंडम जो वैल्यूज, अगर लेट से आपका कोई ऐसा सिस्टम है जिसको हम कहते हैं लेट से एक प्लांट लेआउट है जिसके अंदर मल्टीपल हमारे पास मशीनिंग की जो मशीन्स हैं वो अवेलेबल है और जो हमारा प्रोडक्ट है उसके डिफरेंट डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल करना है जो कि नॉर्मली फिक्स होगा, उसमें रैंडमनेस जो है आपकी कम होती है। तो इस तरह के सिस्टम को सिमुलेट करने के लिए हम ट्रेस ड्रिवन बेस्ड सिमुलेशन को यूज़ कर सकते हैं, जो कि इतना बेहतर मेथड नहीं है और ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं किया जाता। बट इट डजेंट मीन कि इसको यूज़ नहीं किया जाता, यूज़ किया जाता है लेकिन इतना बेहतर मेथड नहीं है। इन सम केसेस, स्पेशल केसेस आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मोस्टली जो मेथड यूज किए जाते हैं उनमें से एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसको यूज किया जाता है। बट इन दोनों में से भी जो सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड यूज किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन की स्पेसिफाई करने के लिए, दैट इज द थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या होता है कि हमारी जो डाटा वैल्यूज होती है हम उनकी एक रेंज डिफाइन कर लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के दरमियान। तो जितनी भी हमारी वैल्यूज होती हैं वो सब उस रेंज में लाई करती हैं, बट इट डजेंट मीन कि वो उसी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज के अंदर लाई करेंगी, वो उससे बाहर भी लाई कर सकती हैं, जो कि इस इंपीरियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक ड्रॉबैक है। तो इसमें क्या होगा, आपने जितनी ज़्यादा लार्ज वैल्यूज होंगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। बट थोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, जो डाटा को डाटा वैल्यूज होती हैं उनको यूज करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है वो जनरेट करते हैं और उस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के थ्रू हम आगे जो फर्दर सिमुलेशन के स्टेप्स हैं उसको
कंप्लीट करते हैं। उसके बाद इसकी स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग जो है वो भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो हमने बेस्ट फिट जो है वो फाइंड आउट करनी होती है। बेस्ट फिट का क्या मतलब है, वो फिट लाइक वो कर्व जो आपके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को बेस्ट फिट जो है उस डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो हम इसी को स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर में, और इसको हम टू पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट वन इज द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी एंड लास्ट सेकंड वन इज द कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आज के इस लेक्चर के अंदर जैसे मैंने पहले बताया, हमारा जो फोकस होगा वो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर होगा। सो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन लाइक जो आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स हैं जो आपके रैंडम फिनोमिना को डिस्क्राइब करने के लिए आप यूज करेंगे, वो ओनली इंटीजर वैल्यूज जो है उसके अंदर अकर होंगी। तो सबसे पहला जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज द बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप बर्नौली प्रोसेस का नाम भी देते हैं, और इसका एक ही पैरामीटर है दैट इज पी। अब यहाँ पे हम लेट से अगर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें जिसके अंदर एक कॉइन को टॉस करते हैं, या हमारे पास हेड होगा या टेल आएगा। लेट से कि हमारा रैंडम वेरिएबल जो है वो हेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स कि अगर हेड आएगा तो सक्सेस जो है वो अटर होगी, अगर टेल आएगा तो आपकी फेलियर जो है वो अटर होगा। तो यही इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स दैट इज द रैंडम अटरेंस विद टू पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारी दो ही पॉसिबल आउटकम्स हो रही, या सक्सेस होगा या फेलियर जो है वो अटर होगा। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो हो रही दैट इज पी ऑफ एक्स जे जो है उसकी एक्सपेरिमेंट नोटेशन 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है इज इक्वल टू 1, और एक्स जे जो सेकंड है वो फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक टोटल जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1, जैसा कि हमें प्रीवियस लेक्चर से इंफॉर्मेशन है इसकी। तो इसको हम जब 1 में से सक्सेस को माइनस कर देंगे तो जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो आपका फेलियर को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको हम 1 माइनस पी कह रहे हैं, और इसको हम क्यू भी कह सकते हैं। इसको हम क्यू के साथ भी डोनेट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें राइट साइड पे, यहाँ पे एक टाइम एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट किया हुआ है जिसको हमने स्लॉट्स के अंदर कन्वर्ट किया हुआ है। तो जो फर्स्ट स्लॉट है इसके अंदर हमारा फेलियर जो है वो अकर हुआ है, कोई भी कस्टमर सिस्टम में एंटर नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम में कस्टमर एंटर हुआ है। तो माइट बी पॉसिबल कि जो फर्स्ट टाइम आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें फर्स्ट टाइम कस्टमर एंटर हो जाए और फर्स्ट टाइम कस्टमर एंटर ना हो। तो इसकी दो ही पॉसिबल आउटकम होगी, सक्सेस हो रहा है या फेलियर हो रहा है। इसको हम बर्नौली प्रोसेस का नेम भी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लॉटरी जो है वो परचेज किया, या तो उसमें आप विन करेंगे या आप लॉस करेंगे, इसके अलावा कोई अदर पॉसिबिलिटी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसी तरह से जो ईच अराइवल है आपके कस्टमर का बैंक में वो सेकंड के साथ रिप्रेजेंट होगा। मतलब जो आपका, क्योंकि यहाँ पे टाइम तो हमने स्लोट्स में कन्वर्ट किया हुआ है रादर देन कि वो एक कंटिन्यूस फंक्शन हमने देखा। तो जो ईच सेकंड हो रहे उन सेकंड्स के दरमियान या तो कस्टमर एंटर हो रहा बैंक में, मतलब उसका अराइवल हो रहा है, या फिर अराइवल नहीं हो रहा। नेक्स्ट हमारे पास जो सर्वर अराइवल एट ईच टाइम स्लॉट टू कस्टमर। तो जो सर्वर तो जो कस्टमर बैंक में एंटर हुआ है हर एक टाइम स्लॉट के दरमियान या तो कस्टमर सर्वर के पास जाएगा या फिर नहीं जाएगा, या आप कह सकते हैं सर्वर आइडल है या बिजी है। सो इसी तरह से अगर हम एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की एग्जांपल लें लाइक कास्टिंग ऑफ एल्यूमिनियम सिलेंड्रिकल हेड, तो या तो उसकी क्वालिटी एक्सेप्टेबल होगी या फिर उसकी क्वालिटी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो बर्नौली प्रोसेस जो है ये मेमोरी लेस प्रॉपर्टी को अचीव करता है। लाइक ये मेमोरी लेस प्रोसेस है, जो नेक्स्ट कस्टमर या नेक्स्ट आपके पास कस्टमर या जो भी ट्रायल है वो प्रीवियस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, इंडिपेंडेंट होता है। तो हर टाइम जब भी आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे या सक्सेस अटर होगा या फेलियर जो है वो अटर होगा, और ये डिस्क्रीट टाइम इन नेचर होगा। फर्दर मेमोरी लेस की प्रॉपर्टी को हम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जब पढ़ेंगे उसके अंदर जाके भी हम इसको देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन भी आपकी मेमोरी लेस प्रॉपर्टी को मतलब इनकॉर्पोरेट करती है। तो अब इसी जो डिस्क्रिप्शन को मैंने एक्सप्लेन किया उसको हम इन जनरल टर्म्स लिखें, तो इसके अंदर यहाँ पे आप राइट साइड पे फीडर में देखें बर्नौली ट्रायल में जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, लाइक यहाँ उसमें सक्सेस अटर हो रही या फिर उसमें फेलियर अटर हो रहा। तो सक्सेस की सूरत में यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू हो रही वो 1 को रिप्रेजेंट करेगी, और फेलियर की सूरत में डेफिनेटली वैल्यू जो है वो 0 को रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन जिसको हम कहते हैं, डिस्क्रीट की केस में हमारे पास
प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन जो है वो होता है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, अगर जो हमारे रैंडम वेरिएबल हैं दैट इज 1 और जो फंक्शन है 1 टू अप टू n जितना भी आपने परफॉर्म किया, तो p होगा लाइक सक्सेस की सूरत में, और फेलियर की सूरत में 1 माइनस p, या फिर आप इसको q भी कह सकते हैं, और अदरवाइज इसकी वैल्यू जो है वो 0 होगी। और जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जिसको हम CDF कह रहे हैं, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसके अंदर अगर एक्सपेरिमेंट जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू लेस देन 0 है, इसमें कभी भी माइनस में आंसर नहीं आएगा, सक्सेस होगी या फेलियर होगा सेम, तो 0 वैल्यू होगी। तो x जो रैंडम वेरिएबल है उसकी रेंज जो है वो 0 से 1 के दरमियान होगी, और इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है दैट इज 1 माइनस पी, और x की रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है तो वो वैल्यू 1 के साथ रिप्रेजेंट की जाएगी। तो इसी बर्नौली प्रोसेस को एक्चुअली हम यूज करते हैं हमारी बाइनोमियल ज्योमेट्रिक नेगेटिव और हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को बिल्ड करने के लिए। तो इन सब डिस्ट्रीब्यूशन के बैकएंड पे जो सपोर्ट चल रही होती है वो आपकी बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की होती है। ओके, तो अब इसके पैरामीटर्स जो है वो हमारे पास, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 0 से 1 के दरमियान उसकी जो रेंज है प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान होगी, और उसके साथ साथ इसके पैरामीटर जो है वो भी उसकी वैल्यू 0 और 1 ही होगी। मीन वैल्यू क्या होती है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती, एक्सपेक्टेड वैल्यू या मीन वैल्यू क्या होती है, उसका क्या फार्मूला आता है इन डिस्क्रीट इन नेचर। तो हमारे पास 0 जो है रैंडम वेरिएबल जो है, या तो वो 0 होगा, लाइक फेलियर की सूरत में 0 है, सक्सेस की सूरत में 1 है। तो यहाँ पे q जो है वो फेलियर के रिप्रेजेंट कर, दैट इज 1 माइनस पी, जैसा मैंने आपको प्रीवियसली एक्सप्लेन किया, दिस इज 1 माइनस पी। और सक्सेस की सूरत में 100 हो रहा है, दैट इज पी। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास मीन वैल्यू जो होगी वो इसकी पी ही आ जाएगी। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, वेरिएंस का भी फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था। तो सिंपल, यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन है उसका स्केयर प्लस पी उसकी सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 स्केयर। सेकंड मतलब जो आपके पास डिजिट है फेलियर के लिए, रैंडम वेरिएबल में 0 अटर होता है, दैट इज द 0 स्केयर, और 1 माइनस पी अगेन क्यू फॉर फेलियर। तो यहाँ पे जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये p आ जाएगा। इसका वेरिएंस का फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x जो है उसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज p, वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x होल स्क्वायर के लिए भी जो वैल्यू है वो p और उसका होल स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो p 1 माइनस पी इस टर्म्स के अंदर हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज p टाइम्स q। तो ये हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे पास मीन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर बर्नौली प्रोसेस या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह से हमने मीन और वेरिएंस जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन के कैलकुलेट कर लिए। तो बर्नौली प्रोसेस को जैसा मैंने पहले एक्सप्लेन किया, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो लाइक सक्सेस है या फेलियर है, और अगर हम n ट्रायल्स परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक 2 टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, 3 टाइम एंड अप टू n, तो उसको हम बर्नौली प्रोसेस का नेम देंगे, जो कि हर टाइम आपकी जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू होगी वो सक्सेस या फेलियर के साथ incorporate होगी। Like the n Bernoulli trials are called a Bernoulli process if the trials are independent and each trial has only two possible outcomes, जैसा मैंने पहले बताया, सक्सेस और फेलियर, and the probability of success remain constant from trial to trial। तो probability of success जो है वो हर ट्रायल के अंदर सेम रहेगी, लाइक 50% है ना, क्योंकि दो ही आउटकम है, ट्रू लाइक सक्सेस या फेलियर। अगर सक्सेस अटर होगा तब भी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और फेलियर अटर होगा तब भी 1/2 ही रहेगी। जितनी दफ़ा आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते जाएंगे तो वो आपके पास बर्नौली प्रोसेस बन जाएगा। एक दफ़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के ऊपर आपकी जो पॉसिबल आउटकम है वो सक्सेस है या फेलियर, सेकंड टाइम भी वही रहेगी, थर्ड टाइम भी वही रहेगी, और अल्टीमेटली हर एक एक्सपेरिमेंट प्रीवियस एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट इन नेचर। तो यहाँ पे एक सिंपल सी एग्जांपल है, अप्रोक्सीमेटली 1 on 200 पाकिस्तानी adults are liars. So one Pakistani adult is randomly selected. What is the distribution of the number of liars? तो हमारे पास जो बर्नौली है दैट इज p 1/200, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन का साइज है वो 200 है। तो ये हमारे पास इस डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन की वैल्यू आ गई p x 1 माइनस पी रेज टू 1 माइनस एक्स। रेंज हमारे पास 0 से 1 है, तो जब
वैल्यू हमारे पास 1 हो रही सक्सेस की, दैट इज 1/200, लाइक सक्सेस अटर हो रही अगर हमारे पास जो अडल्ट पॉपुलेशन का सैंपल साइज सब सिलेक्ट करें वो लायक हो, अडल्ट होगा। और सेकेंडली फेलियर अटर हो रहा, तो फेलियर की सूरत में टोटल 200 पॉपुलेशन थी, तो फेलियर की सूरत में प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी 199/200। तो ये एक बिल्कुल ही बेसिक सा प्रोसेस है। अल्टीमेटली जो नेक्स्ट सब डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपकी ज़्यादातर यूज की जाती हैं आपकी सिमुलेशन के पर्पज़ के लिए। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, द नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन बर्नौली ट्रायल like x has a binomial distribution if the random variable, let's say y1 y2 and up to yn are identical independently distributed with Bernoulli process or Bernoulli trial of p, then the summation of each random variable is belong to binomial distribution with n comma p। n और p जो है हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स हैं। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही मतलब उसका पैरामीटर डेट इज पी। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हमने नंबर ऑफ सक्सेसिव जो एन बर्नौली ट्रायल्स के ऊपर निकालनी। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे अगर आप इस फिगर से देखें, फर्स्ट टाइम मैंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, 3 मेरे पास बर्नौली ट्रायल्स हैं, तो मेरे पास 3 टाइम फेलियर जो है वो अटर हो रहा था 0, मतलब 3 दफ़ा मैंने ड्राइंग को टॉस किया, तीनों दफ़ा मेरे पास फेलियर जो है वो अटर हुआ। नेक्स्ट मैंने अगेन ड्राइंग को टॉस किया, तो मेरे पास 8 सक्सेस अटर हो सकती है और 2 फेलियर अटर हो, क्योंकि 3 टाइम हमने कॉइन को फ्लिप किया। ये हो सकता है कि फेलियर अटर हो, फिर सक्सेस हो और फिर फेलियर हो। इट माइट बी पॉसिबल कि पहले सक्सेस अटर हो जाए और नेक्स्ट 2 एक्सपेरिमेंट में हमारे पास फेलियर अटर हो जाए। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस जो है हमारे इस 3 एक्सपेरिमेंट के अंदर वो 1 होगी। इट माइट बी पॉसिबल कि एक्सपेरिमेंट को जब हम परफॉर्म करें तो 2 टाइम हमारे पास सक्सेस अटर हो और 8 टाइम जो है फेलियर अटर हो, तो देन नंबर ऑफ सक्सेसेस जो हमारे पास वो 2 हो जाएंगे। और इसी तरह से अगर हम 3 टाइम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, कॉइन को फ्लिप करते हैं, तो 3 टाइम हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुली अटर हो सकता है, तो देन हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल जो है वो 3 हो जाएंगी। तो ये यहाँ पे इस डेफिनेशन के अंदर बताया गया था, नंबर ऑफ सक्सेसेस इन एन बर्नौली ट्रायल्स। तो जो आपने बर्नौली ट्रायल्स को परफॉर्म किया उसमें कितनी दफ़ा आपके पास सक्सेसेस अटर होंगी जिसको हम एन के साथ डोनेट करें, वो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके जो फंक्शन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसको हम इस तरह से लिखेंगे एन सी एच, कंप्यूटेशनल जो प्रोबेबिलिटी होती है आपने प्रीवियसली अपने सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा, पी एच क्यू रेज टू पावर एन माइनस एच, वेयर एच बिलोंग जो इसकी रेंज है 0 से n तक हो रही और इसकी वैल्यू 0 हो रही अदरवाइज। तो ये जो एन एच है ये आपका एक्चुअली नंबर ऑफ आउटकम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट हैविंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सक्सेसेस एंड फेलियर, जो मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर फिगर के थ्रू एक्सप्लेन किया। और यही जो मेरे पास सेकंड 0 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है probability that there are h successes and n minus h failure। तो ये जो सेकंड इसके पास टर्म है ये रिप्रेजेंट कर रही है आपकी n सक्सेसेस और n माइनस h फेलियर को। सो इसी इक्वेशन को अगर हम फर्दर थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, जो इक्वेशन 1 मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन की है, दैट इज एक्चुअली यूज टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर आउटकम विद ऑल द सक्सेसेस, और जो ऑल द सक्सेसेस है उसको हम एस के साथ डोनेट करें और अटरिंग इन द फर्स्ट एक्स ट्रायल फॉलोड बाय द एन माइनस एक्स फेलियर जिसको हम एफ के साथ डोनेट करते हैं। ये जो फर्स्ट हमारे पास एक्सपेरिमेंट की ट्रायल है जिसके अंदर सारी सक्सेसेस अटर हो रही हैं, उसको हम जो है किसके साथ रिप्रेजेंट करें, एफ के साथ रिप्रेजेंट करें, और जो फेलियर है, जो हमारे एक्सपेरिमेंट में फेलियर अटर होगा वो n माइनस एच होगा जिसको हम f के साथ डोनेट करें। लाइक जो पी एच है, p रेज टू पावर x, ये आपकी सक्सेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो q है दिस इज एक्चुअली 1 माइनस p, सेम जो हमने प्रीवियसली पढ़ा, इसको आप q भी लिख सकते हैं, रेज टू पावर n माइनस x, ये आपका नंबर ऑफ फेलियर जो आपके एक्सपेरिमेंट में अटर हुए हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो सेकंड टर्म है। और जो एन एच है, लाइक एन सी एच है, इसका फार्मूला जो है वो इस तरह से एन फैक्टोरियल, जितनी दफ़ा आपने मतलब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया और आपके जो सक्सेसेस अकर हुए हैं वो आपके एन आगे एच फैक्टोरियल एन माइनस एच फैक्टोरियल, इस तरीके से हम यहाँ पे एन सी एच की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो इन समरी इन शॉर्ट
देयर इज अ फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल लाइक बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल है। आपने एक्सपेरिमेंट को 3 टाइम परफॉर्म किया है, 10 टाइम परफॉर्म किया है या 15 टाइम जो है परफॉर्म किया है, और हर एक ट्रायल जो है वो इंडिपेंडेंट है अदर ट्रायल के ऊपर। जैसा कि बर्नौली प्रोसेस के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था, हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो डेरिवेशन है वो उसी बर्नौली प्रोसेस से ही आ रही है। सो ईच ट्रायल हैज टू पॉसिबल आउटकम, जैसा आपके बर्नौली प्रोसेस में थी, या सक्सेस अकर हो रही या फिर फेलियर अकर हो रहा। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी इज सेम फॉर ऑल ट्रायल, जैसा मैंने पहले बताया, हाफ फॉर सक्सेस एंड फेलियर। एंड द रैंडम वेरिएबल दैट इज एक्स के साथ हमने उसको डोनेट किया, काउंट्स द नंबर ऑफ सक्सेसेस ट्रायल। तो जितनी दफा आपके पास सक्सेस अकर हुआ है आपके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने पे, उसको हम एक्स के साथ डोनेट कर दें। और अब हम इसके मीन और वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसके पैरामीटर्स हमारे पास दो हैं, डेट इज एन और टी, और रेंज इसकी 0 से n तक है। तो मीन वैल्यू दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x फॉर ईच ट्रायल, जो आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ट्रायल 1, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ट्रायल 2 अप टू n, उन सब की वैल्यू जो है वो p थी, जो कि हमने बर्नौली प्रोसेस के अंदर अभी ड्राइव की है। अगर आप यहाँ पे अगेन भी वो टर्म्स ऐड करेंगे तो तब भी आपके पास यही टर्म जो है वो फाइनल टर्म बिल्ड होगी। तो जब एक्सपेरिमेंट हमने n टाइम परफॉर्म किया, दैट्स वाई ये p प्लस p इट मीन्स n टाइम्स p, मतलब 5 टाइम किया तो 5 टाइम p कर दें, 10 टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 10 टाइम्स p। तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, n इंटू p। वेरिएंस का फार्मूला वी ऑलरेडी नो दैट, सिंपल, इसके अंदर हम पहले वेरिएंस ऑफ एक्स आई जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 स्टेयर p फॉर सक्सेस एंड 0 स्टेयर q फॉर फेलियर। इसको जब माइनस पी स्टेयर, ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो जो हमने प्रीवियस बर्नौली प्रोसेस में ड्राइव की है, दैट इज पी, और इसको जब आपने सोल्व किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई पी टू। अब हमने वेरिएंस के अंदर इस वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे, तो दैट इज पी टू प्लस पी टू प्लस पी टू, अप टू जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए तो उसके साथ हम फिर n टाइम्स पी टू लिख देंगे, तो ये हमारे पास वेरिएंस को रिप्रेजेंट करेगी वैल्यू ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल सेम जैसे हमने प्रीवियस बर्नौली प्रोसेस के अंदर ड्राइव की थी मीन और वेरिएंस की वैल्यू, एज इट इज यहाँ पे भी हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इनकी मीन और वेरिएंस की वैल्यू को डिस्क्राइब किया है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट बात ये, अगर हमारी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है, मतलब जो आपकी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप को रिप्रेजेंट करेगी इफ एंड ओनली इफ जो आपकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है वो 1/2 हो जाए, लाइक जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर शो किया गया। तो यहाँ पे जो आपकी p है दैट इज एग्जैक्टली 0.5, लाइक 50-50% है, तो आपकी जो शेप होगी डिस्ट्रीब्यूशन की वो फिर बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह की होगी। जो सक्सेस और फेलियर दो ही आपके पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 10% है या 90% है तो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि कुछ इस तरह से राइट स्क्यूड है और ये कुछ इस तरह से लेफ्ट स्क्यूड है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं जिसके अंदर हमारे पास एक प्रोडक्शन प्रोसेस है, मैन्युफैक्चर कंप्यूटर चिप्स जो है वो बना रहा है, और उसकी एवरेज जो है 2% नॉन कन्फॉर्मिंग जो है वो अकर होती है, और एवरी डे जो है रैंडम सैंपल कलेक्ट किया जाता है विद साइज ऑफ 50। तो 50 सैंपल साइज जो है वो हम कलेक्ट करते हैं, और 2% जो है नॉन कन्फॉर्मिंग है हमारे प्रोडक्शन के प्रोसेस में। तो वी हैव टू कैलकुलेट द सैंपल कंटेन मोर देन 2 नॉन कन्फॉर्मिंग चिप्स। हमने वो प्रोबेबिलिटी बतानी है जिसके अंदर मोर देन 2 नॉन कन्फॉर्मिंग चिप्स जो है वो आपकी उस सैंपल में से सिलेक्ट होंगी, एंड वी हैव टू कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट प्रोसेस इज स्टॉप बाय सैम्पलिंग स्टीम, और फिर आपका प्रोसेस जो है वो उस स्टॉप हो जाएगा। तो हमने वो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो एग्जांपल के अंदर हमें गिवन है कि n जो है हमारे पास 50 है, लाइट बर्नौली ट्राइल्स जिसको आप कह रहे हैं, हमने 50 टाइम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। p जो कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हमारे पास गिवन थी 2%, तो लाइक 0.02 यहाँ पे हम लेते हैं, या 2% भी कह सकते हैं। सो देन द टोटल नंबर ऑफ नॉन कन्फॉर्मिंग चिप्स in the sample x would have the binomial distribution that is given by here। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में। ये जो वैल्यू है हमारी p को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये वैल्यू हमारी 1 माइनस पी को रिप्रेजेंट कर रही है। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 2% गिवन थी, तो ये p की वैल्यू यहाँ पे 0.02 आ गई। तो 1 में से 0.02 माइनस किया तो डेट इज 0.06,
सॉरी 0.98 और जो x है और 50 माइनस एक्स। अब x जो है वो हमारा जो क्वेश्चन में गिवन है डेट इज इट इज जो हमने फाइंड आउट करनी है कि मोर देन अगर 2 से ज़्यादा आपके पास नॉन कन्फॉर्मिस्ट जो अटर हो रही तो आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो आपने लेट्स से अगर ये मेरे पास एक एरिया है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का और हमारे पास ये वाली जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट करनी है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास, ये मैं समझाने के लिए यहाँ पे एक ग्राफ जो है डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कर रहा हूँ। टोटल एरिया में पता है कि 1 है, तो अब अपर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना थोड़ा हार्ड है। तो हम क्या करेंगे, हम लोअर की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब इस एरिया की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे और 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे अब हमने सेम यही लॉजिक यूज किया, डेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स जो हमने फाइंड आउट करनी डेट इज ग्रेटर देन 2। तो हम क्या करेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इज इक्वल टू 2। इस पर्पज के लिए हमने यहाँ पे इस टर्म को यहाँ पे ये लिख दिया जिसके अंदर x की वैल्यू हम सब्सिट्यूट करेंगे 1 बाय 1। जब आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 0.92। तो अब हमने 1 में से उसको माइनस करना है, तो मेरे पास जो आंसर होगा डेट इज 0.08 जो कि उस सैम्पलिंग प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। देन हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस है, सिंपली NP और NPQ के अंदर हम वैल्यूज को सब्सिट्यूट करेंगे जो कि हमने प्रीवियसली कैलकुलेट की है और कुछ गिवन है, और ये हमारे पास मीन और वेरिएंस की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे ये जो 50CH है इसको आपने बिल्कुल उसी कंप्यूटेशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले के थ्रू सॉर्ट आउट करना है। H की वैल्यू पहले आप 0 पुट करेंगे, फिर आप 1 पुट करेंगे और फिर आप 2 पुट करेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है इस रो में। ये जो फर्स्ट टर्म है ये h की वैल्यू 0 के लिए है, सेकंड टर्म h की वैल्यू 1 के लिए और थर्ड टर्म h की वैल्यू 2 के लिए, क्योंकि हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ h लेस देन इज इक्वल टू 2 जो है वो कैलकुलेट कर दिया। ओके ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास रोटेटर का टफ सर्जरी है जिसके अंदर 90% चांस है उसकी सक्सेस का, और द सर्जरी जो है वो परफॉर्म की जाती है 3 पेशेंट्स के ऊपर। सो यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द सर्जरी बीइंग सक्सेसफुल ऑन एग्जैक्टली 2 पेशेंट्स। मतलब आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है उन 2 पेशेंट्स की लाइक जिसकी आपकी सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल अचीव हो जाती है। इसको दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को। तो फर्स्ट मेथड ये है कि हम इसके लिए ट्री डायग्राम जो है वो ड्रा कर लें, लाइक सक्सेस हो रहा है या फेलियर हो रहा है, जो कि फर्स्ट हमारे पास सर्जरी अटेंड हो रही 3 पेशेंट है ना टोटल हमें जो गिवन है क्वेश्चन में। तो पहली दफा जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया या तो सक्सेस अटेंड हो रही है या फेलियर हो रहा है। देन सेकंड सर्जरी की सूरत में अगेन हर 8 के अगेंस्ट 2 टर्म्स आएंगी सक्सेस और फेलियर की, और देन थर्ड सर्जरी के अगेंस्ट आपके पास हर 8 के अगेंस्ट सक्सेस फेलियर की टर्म्स जो है वो आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो फर्स्ट मेरे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है डेट इज 3 टाइम जब एक्सपेरिमेंट आपका परफॉर्म हुआ, तो हो सकता है कि थर्ड जो 3 पेशेंट है तीनों के ऊपर सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है, लाइक SSS। हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमने प्रोबेबिलिटी उसकी बतानी है जिसमें 2 पेशेंट की सर्जरी जो है वो सक्सेसफुल अकर होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो पिंक कलर के अंदर हाईलाइटेड रोज है ये रिप्रेजेंट कर रही है 2 सक्सेसेस को और 1 फेलियर को। अब सेकंड कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है सक्सेस सक्सेस फेलियर, सक्सेस फेलियर सक्सेस, सक्सेस फेलियर फेलियर। तो ये सब आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है वो बन रहे हैं आपके एक्सपेरिमेंट के दौरान, उसको हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया यूजिंग द ट्री डायग्राम। अब यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ अटर्स जो है वो सक्सेस की रिप्रेजेंट कर रही है 3 2 1 1 2 1 1 0। तो सारी भी फेल हो सकती हैं क्योंकि हमने तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। तो बट हमारे क्वेश्चन के अंदर जो गिवन है वैल्यू हमने बतानी है कि उन पेशेंट की प्रोबेबिलिटी बताएं जिनके अंदर सक्सेस जो है वो मतलब 2 टाइम जो है सक्सेस अकर हो रही। सो देर आर 3 आउटकम्स डेट हैविंग एग्जैक्टली 2 सक्सेसेस। तो ये मेरे पास 3 ऐसी आउटकम्स बन रही है जिसमें 2 दफा मेरे पास सक्सेस अकर होगी और 8 टाइम जो है वो फेलियर अकर होगा। सो ईच हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 81/1000 81/1000 81/1000। सो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास पेशेंट की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे ये 9/10 9/10 का क्या मतलब है, ये प्रोबेबिलिटी जो वैल्यूज है इसको हमने परसेंटेज में गिवन थी ना 90% चांस ऑफ सक्सेस, तो 100% टोटल है। तो लाइक
90% आप लें तो ये 0 0 से कट जाएगा तो 9/10 हो जाएगा। तो इस तरह से उसको यहाँ पे ड्राइव किया और फेलियर की सूरत में 1/10 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, डेट इज 0.243। इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं, डेट इज यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर रीड किया है। अब यहाँ पे हमारे पास एन बी क्यू जो है वो 3 वैल्यूज गिवन है, लाइक एक्स हमारे पास रैंडम वेरिएबल है, एन हमने 3 टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है, पी हमारे पास सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज 90/100 लाइक 9/10, और फेलियर क्या है, डेट इज 1/10। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की इक्वेशन थी। तो सक्सेस की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी की, डेट इज 9/10। एच 2 टाइम हमारी सक्सेस अकर होनी चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे एच की वैल्यू 2 है। देन क्यू डेट इज 1 माइनस पी, और आप 1/10 हमारे पास वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू ऐड हो। देन एन माइनस एच क्या है, अब यहाँ पे 3 टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, और ये जो एन एच है, एन इज रिप्रेजेंटिंग द 3 फैक्टोरियल, एच इज रिप्रेजेंटिंग द 2 फैक्टोरियल, और एन माइनस एच 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको जब हम सॉर्ट आउट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि बिल्कुल सेम है जो हमने प्रीवियस ट्री डायग्राम के थ्रू कैलकुलेट किया था। तो दोनों मेथड को आप यूज कर सकते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। और अब हम एक और एग्जांपल जो है इसमें करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक सिंगल कार्ड है जिसको हमने रैंडमली शफल किया है, लाइक दैट को ओवर एंड ओवर, लाइक अगेन एंड अगेन हम उसको शफल करते हैं, और ईच टाइम जो है रिप्लेसमेंट एंड रीशफलिंग जो है वो उसके अंदर अकर हो रही है। सो फार द टोटल ऑफ 8 ड्रॉन, तो हम 8 टाइम जो है उसको ड्रॉन करते हैं कार्ड को। हमने बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 हार्ट्स बीइंग ड्रॉन, मतलब जब हम ड्रॉन करें कार्ड को तो हमारे पास 3 जो कार्ड रिमूव होंगे वो हार्ट्स के होने चाहिए, एट मोस्ट 3 हार्ट्स एंड एट लीस्ट 2 हार्ट्स बीइंग ड्रॉन। तो ये 3 पार्ट्स हैं जिसको हमने सोल्व करना है इस एग्जांपल में। तो प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास सक्सेस की, डेट इज 1/4। सो बिकॉज वी हैव द रिप्लेसमेंट एंड रीशफलिंग ऑफ कार्ड, 8 कंसेक्टिव ड्रॉन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो जो हम हर टाइम 8 टाइम ड्रॉन करेंगे वो सब इंडिपेंडेंट होंगे ईच अदर। सो लेट एक्स जो आपके पास रैंडम वेरिएबल है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से n हमारे पास 8 है और जो p है डेट इज 1/4। सो वी नो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 8 जो है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंडम वेरिएबल x जो है वो 3 को। हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है एग्जैक्टली 3 हार्ट बीन ड्रॉन। तो यहाँ पे हमने सिंपल वैल्यूज को सब्सिट्यूट किया है, ये p की टर्म है, ये q की टर्म है, और ये हमारे पास h है, और ये हमारे पास n माइनस h है। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाए, जो कि हमने प्रीवियस एग्जांपल के अंदर सोल्व किया। एग्जांपल सेम है, इसमें कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन था कि हमने बताना है कि जब हम कार्ड को ड्रॉन करें तो हमारे पास 3 टाइम जो कार्ड ड्रा हो 8 कॉम्बिनेशन में से वो हार्ट का कार्ड जो है वो निकलना चाहिए, मतलब 3 टाइम सक्सेस आपकी अटर होगी, लाइक 8 एक्सपेरिमेंट में से। तो यहाँ पे 8 जो है वो n को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमने 8 टाइम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, जिनमें से 3 टाइम हमारे पास हार्ट जो है वो ड्रा होना चाहिए। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी की वैल्यू है, तो सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास टर्म थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है रैंडम वेरिएबल कार्ड को ड्रा करने की, एट लीस्ट लाइक लेस देन इज इक्वल टू 3। तो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 निकालेंगे, लाइक कोई भी हार्ट का कार्ड ड्रा नहीं हो सकता, 1 8 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, या 3 हो सकते हैं। तो सेम वही आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यूज यहाँ पे हमने ऐड कर दी। इसको सॉर्ट आउट करें तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एज इट इज है जैसा हमने पहले पढ़ा। एंड फाइनली हमारे पास है एट लीस्ट 2 हार्ट्स बीइंग ड्रॉन, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो रैंडम वेरिएबल है इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 2। तो हम क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इज इक्वल टू 1, और उसके अंदर अगेन हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के अंदर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लें। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ओके, जो नेक्स्ट हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज ज्योमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
ज्योमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं? लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर था जो आपके पास n सक्सेसिव अकर हो रही हैं आपके एक्सपेरिमेंट के दौरान। अब यहाँ पे हमने क्या किया है कि ये एक इंटरवल है, लाइक ये मेरे पास टोटल टाइम स्लॉट है जिसमें से फर्स्ट टाइम सक्सेस अटर हो सकती है या नहीं हो सकती, लाइक कस्टमर या तो सिस्टम में एंटर होगा या नहीं होगा, सेकंड टाइम अगेन एंटर होगा या नहीं होगा। अब ये थर्ड टाइम जो हमारे पास सिस्टम के अंदर कस्टमर जो है वो अटर हो रहा है, तो ये जो एक इंटरवल है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द टाइम अंटिल द फर्स्ट अराइवल। फर्स्ट अराइवल द लाइट फर्स्ट सक्सेस तक जो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारे पास ज्योमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगा। हाउ द नंबर ऑफ फेलियर बिफोर ऑब्जर्विंग द फर्स्ट सक्सेस। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, फर्स्ट टू टाइम फेलियर अटर हुआ और थर्ड टाइम जो है हमारे पास सक्सेस अटर हुई, तो ये पूरा एक टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे, डेट इज x1। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास इस टाइम इंटरवल के अंदर पहले 2 दफा फेलियर अटर हुआ है, देन 8 दफा हमारे पास सक्सेस जो है वो अटर हुई है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरवल इंटर अराइवल टाइम। अब जो सेकंड कस्टमर यहाँ पे अटर हुआ 10, हमारे पास 8 फेलियर अटर हुआ और फिर हमारे पास 8 कस्टमर अटर हो गया, तो ये सेकंड इंटरवल है। देन हमारे पास एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और डायरेक्ट हमारे पास कस्टमर जो है वो अटर हो गया सिस्टम में, तो ये हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल है। तो हर एक कस्टमर जो है प्रीवियस कस्टमर नेक्स्ट कस्टमर या नेक्स्ट कस्टमर प्रीवियस कस्टमर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है। So a geometric distribution is a discrete probability distribution of a random variable of x that satisfied these condition like until a success uttered। आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाएंगे जब तक सक्सेस अटर्ड नहीं होगी, फर्स्ट सक्सेस अटर्ड नहीं होगी। द रिपीटेड ट्राइज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। हर एक एक्सपेरिमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट होगा प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के साथ, जितनी दफा भी आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस दैट इज पी इज सेम फॉर ईच ट्रायल, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया। एंड द रैंडम वेरिएबल एक्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द फर्स्ट सक्सेस अटर। जब आपकी फर्स्ट सक्सेस अटर होगी उसको हम एक्स लाइक रैंडम वेरिएबल के साथ डोनेट कर रहे हैं। तो इसका जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो कुछ इस तरह से है, डेट इज q रेज टू पावर x माइनस 1 टाइम्स p। अब जो टोटल हमारे पास टाइम इंटरवल है, जो आपके पास रेंज है जिसके अंदर हमने डिफरेंट स्लोट्स बनाई है, हमने उन स्लोट्स में एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते जाना जब तक कि हमारे पास फर्स्ट टाइम सक्सेस जो है वो अटर नहीं होगी। इसको हम ज्योमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और इसका एक ही पैरामीटर होता है दैट इज p। So let's say the random variable x is geometric binomial distribution is the number of Bernoulli trial until a success occur। तो आपने एक्सपेरिमेंट को तब तक परफॉर्म करना, चाहे आपको 1000 टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़े या फिर 50 टाइम परफॉर्म करने पड़े, लेकिन आप एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रहेंगे तब तक जब तक आपके पास फर्स्ट सक्सेस अटर नहीं होगी, फिर आप उसको स्टॉप कर दें। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, हम एक्सपेरिमेंट को लेट्स से 10 टाइम परफॉर्म किया, उसमें से 2 टाइम सक्सेस अटर हुई है और रिमेनिंग जो टाइम है हमारे पास वो फेलियर अटर हुआ है। इसके अंदर डिफरेंट इस तरह से कि हम एक इंटरवल बना रहे हैं अपने स्लोट्स के दरमियान। तो वो फर्स्ट इंटरवल क्या है, इंटरवल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि ये आपका फर्स्ट सक्सेस जो अटर होगी वो इन 3 टाइम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के बाद होगी। तो ये इंटर अराइवल टाइम जो है वो एक्स जो रैंडम वेरिएबल है उसको रिप्रेजेंट कर। तो हमारे पास जो x इज इक्वल टू एक्स लाइक अटर, जब आपका रैंडम वेरिएबल अटर होगा सो देर आर x माइनस 1 फेलियर फॉलोड बाय द सक्सेस। तो जब एक दफा सक्सेस अटर हो रही है x रैंडम वेरिएबल की, तो जो रिमेनिंग पोर्शन रह जाएगा वो आपका फेलियर को रिप्रेजेंट करेगा। अगेन q जहाँ फेलियर को रिप्रेजेंट करेगा दैट इज 1 माइनस p। और यहाँ पे लेट्स से कि ये हमारे पास इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है दैट इज फेलियर 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 अंटिल द फर्स्ट सक्सेस अटर। जब आपकी फर्स्ट सक्सेस अटर हो जाएगी तब आप इस एक्सपेरिमेंट को स्टॉप कर देंगे और इसकी जो वैल्यू है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की दैट इज q रेज टू पावर x माइनस 1 टाइम्स p। q इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड p इज रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो लाइक अगर आप 8 दफा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, माइट बी पॉसिबल कि फर्स्ट टाइम आपके पास सक्सेस अटर हो जाए, आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। माइट बी पॉसिबल कि फर्स्ट टाइम आपके पास फेलियर अटर हो, सेकंड टाइम आपके पास सक्सेस अटर हो।
तो हमने रिमेंबर जैसा गिवन है स्टेटमेंट में कि हमारा फर्स्ट जो सक्सेस अटर होगी तब तक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते जाना है। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी आपकी ज्योमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होगी और ये कंटिन्यू रहेगी जैसा कि आपको इस फिगर में शो हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास इसके पैरामीटर है, एक ही पैरामीटर है जैसे मैंने पहले बताया, दैट इज पी, और इसकी रेंज जो है 1 से इन्फिनिटी तक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी 1/p है और वेरिएंस q/p² है। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे कैसे आएगी जी, यहाँ पे ये देखें मेरे पास फार्मूला था समीशन ऑफ ईच प्रोबेबिलिटी x रैंडम वेरिएबल टाइम प्रोबेबिलिटी ऑफ x, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट इज q रेज टू पावर x माइनस 1 टाइम्स p, और x जो है वो हमारे पास रैंडम वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इसको जब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, फर्स्ट वैल्यू x की 1 सब्स्टिट्यूट थी, दैट इज 1 डॉट q रेज टू पावर 0 माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 टाइम्स p प्लस, अब हम s की वैल्यू इसमें 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, अप टू इन्फिनिटी तक ये सीरीज जो है आपकी कंटिन्यू रहेगी। जो हमारे पास किसी बेस का जो पावर है वो 0 हो तो वो 1 के बराबर होती है, तो यहाँ पे हमारे पास p आ जाएगा। सेकंड के अंदर 2 q p आ जाएगा, देन 3 q² p, इसमें से हम p जो है वो कांस्टेंट ले लेते हैं। तो हमारे पास जो टर्म बन रही है 1 प्लस 2q प्लस 3q² प्लस एंड अप टू इन्फिनिटी तक जाएगी। तो ये जो टर्म है ये हमारी बाइनोमियल टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है, और बाइनोमियल टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस q रेज टू पावर माइनस 2, और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ p है, और इसके अंदर 1 माइनस q जब वो p के बराबर है, अगेन सब्स्टिट्यूट किया p को, और जब इसको सोल्व किया तो ये हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्योमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की आ रही, दैट इज 1/p। ये जो टर्म है मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर दूं, ये ज्योमेट्रिक बर्नौली जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। हाउ, जो हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर पढ़ा था, दैट इज एन सी एच पी पावर एच क्यू एन माइनस एच, तो ये बिल्कुल उसी टर्म के साथ जा रही है। अब वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे चूंकि पॉजिटिव है तो हमारी यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव इस सेंस में होगी, क्योंकि उस टर्म को जब हमने सोल्व आउट करना है सिंपली, तो ये हमारे पास 1 माइनस 2 रेज टू पावर माइनस 2 हो जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे स्केयर देखे फर्स्ट में 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है, इसी तरह से स्केयर बढ़ते जाएंगे। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। देन हमने वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट करनी है, और वेरिएंस का फार्मूला भी हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो सिंपल हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने फंक्शन की वैल्यूज को, दैट इज एच स्क्वायर एफ एक्स माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर। तो ये जो सेकंड टर्म है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द 1/p, ये यहाँ पे 1/p आ गया, और जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पे एच स्क्वायर टाइम एफ एक्स जो है फंक्शन की वैल्यू आ गई। अब एफ एक्स जो फंक्शन है उसको हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज पी टाइम क्यू रेज टू पावर एक्स माइनस 1, जो कि ज्योमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और एच स्क्वायर आ गया, समीशन आ गई एच की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी तक माइनस 1/p²। अब ये जो फर्स्ट टर्म है इसको हम रिजोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये वो टर्म मैंने दोबारा लिख ली है। अब इसको अगेन इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, फर्स्ट एच की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करें, फिर एच की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करें, एंड देन फाइनली 3 सब्स्टिट्यूट करें, और ये सीरीज आपकी इसी तरह से कंटिन्यू रहेगी अप टू इन्फिनिटी। अगेन जैसा हमने प्रीवियसली पी इसको जब रिजोल्व कर लिया तो हमारे पास p जो है यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, और 1 प्लस 4q प्लस 9q² प्लस 16q क्यूब एंड सो ऑन, इसी तरह से ये टर्म आपकी चलती जाएगी। अब हमने यहाँ पे बाइनोमियल जो एक्सप्रेशन है उसको बिल्ड करना है, सो डैट हम इसको रिजोल्व कर सकें। तो हम कह सकते हैं कि 3q प्लस q इज इक्वल टू 4q। तो हमने बाइनोमियल टर्म को बिल्ड करने के लिए यहाँ पे इसको 2 पार्ट्स में यहाँ पे लिखा है, लाइक 3q plus q, that is actually representing the same 4q. Just to resolve this equation, 6q² plus 3q²। अब इस दोनों टर्म्स को हम सेपरेट कर लेते हैं। p हमारे पास ऑलरेडी हमने कांस्टेंट ले लिया हुआ है, और यहाँ पे 1 प्लस 3q प्लस 6q², जो कि आपके पास ये टर्म आ रही है 1 प्लस 3q प्लस 6q², और सेकंड टर्म आ जाएगी q प्लस 3q² एंड सो ऑन। अब ये हमारे पास अगेन 1 माइनस एच रेज टू पावर एन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एच यहाँ पे जो है वो q को डोनेट कर रहा है। इस पर्टिकुलर केस में n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -3 है,
क्योंकि हमारे पास ये जो टर्म्स आ रही हैं यहाँ पे शो हो रही। तो अगेन जो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पीछे उसके फंक्शन को यूज किया था, सेम यहाँ पे जो हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन बिल्ड किया है उसके अंदर हम लिख देंगे 1 माइनस क्यू रेज टू पावर माइनस 3। अब यहाँ पे भी सेम हमने प्रोसीजर अगेन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, सो डैट क्यू को हम यहाँ से कांस्टेंट ले लेते हैं। देन फर्स्ट टर्म आ जाएगी 1, 3q प्लस 6q स्टेयर। डेफिनेटली जब आप इसको रिजोल्व कर रहे होंगे यहाँ पे अप टू 4 तक, तो ये आपके पास नेक्स्ट टर्म यहाँ पे 6q स्टेयर ही होगी। और इसको भी अब हमने यहाँ पे 1 माइनस क्यू रेज टू पावर माइनस 3 के फंक्शन के साथ लिख लिया। अब हम इसको फाइनली रिजोल्व कर लेते हैं, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई और इसको अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे p को बोथ साइड, और हमारे पास एट द एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x स्टेयर की वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर p स्टेयर प्लस q ओवर p स्टेयर। इस वैल्यू को आपने सब्स्टिट्यूट किया मेन वेरिएंस की इक्वेशन में, और देन आपने इसका एलसीएम लिया और इसको रिजोल्व करके हमारे पास आंसर आ गया q ओवर p स्टेयर। तो ये जो डेरिवेशन है आपको बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए कि किस तरह से हमने इसकी डेरिवेशन को ड्राइव किया, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ओके तो नेक्स्ट हमारे पास अब इसकी एग्जांपल कर लेते हैं, और एग्जांपल इस तरह से है कि बास्केटबॉल प्लेयर है और मेक्स अ फ्री थ्रो शूट अबाउट 75% ऑफ द टाइम। So you have to find the probability that the first free throw shoot he made occur on the third or fourth attempt। तो जो वो फर्स्ट फ्री थ्रो शूट करे वो अटर हो ड्यूरिंग द थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में। So we have to find the probability that he made his first free throw shoot on third or fourth attempt. First find the probability of the first shoot and then find the probability of the third and the probability of the first shoot that occurred on the fourth attempt। तो third attempt की probability कैलकुलेट करेंगे, फोर्थ attempt की probability जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे और देन हम उसको सम कर देंगे। probability क्या है 75%। यहाँ पे गिवन है कि जो फर्स्ट फ्री थ्रो शूट मतलब जो शूट करेगा उस वो बिल्कुल आपका सक्सेसफुली अकर होगा। सो दैट्स वाई पी जो है वो हमारे पास 75% उसकी प्रोबेबिलिटी है, और जो क्यू है वो डेफिनेटली 100 में से 0.75 मतलब 75% माइनस करें तो 25% आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। एक्स जो है वो 3 शूट उसमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट, तो हम थर्ड अटेम्प्ट की प्रोबेबिलिटी सेपरेट निकाल लेंगे और फोर्थ अटेम्प्ट की सेपरेट निकाल लेंगे। तो थर्ड अटेम्प्ट के लिए ये आपके पास p की वैल्यू आ गई, ये q रेज टू पावर आपके पास जो h है दैट इज 3 माइनस 1 फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उसका मतलब फ्री थ्रो शूट जो वो होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है। तो ये मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आ रही 4, x वैल्यू इज इक्वल टू 3। जब x की वैल्यू 4 है तो यहाँ पे आपने x के अंदर अगेन 4 सब्सिट्यूट किया, तो ये मेरे पास इसकी सेकंड टर्म आ गई। सो द प्रोबेबिलिटी दैट ही मेड हिज फर्स्ट फ्री थ्रो शूट ऑन थर्ड एंड फोर्थ अटेम्प्ट, मतलब थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट के अंदर जो उसका फर्स्ट शूट हो रहा जो उसकी प्रोबेबिलिटी हो रही दैट इज 0.059, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 और 4 शूट की कैलकुलेट कर लेंगे। बेसिकली एक प्लेयर है जो कि शूट करेगा और फर्स्ट जो शूट है उसका फ्री थ्रो शूट है और 75% चांस है कि वो सक्सेसफुली अकर होगा। तो टोटल जो आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है जो अकर होगी वो 3 और 4 अटेम्प्ट में, मतलब वो 3 टाइम अटेम्प्ट कर सकता है या 4 टाइम अटेम्प्ट कर सकता है, जिसमें से हमने प्रोबेबिलिटी वो बतानी है जो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही उसका शूट जो है वो सक्सेसफुल अकर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है हमने 3 की सेपरेट प्रोबेबिलिटी निकाल ली और फोर्थ शूट की सेपरेट प्रोबेबिलिटी निकाल ली, जिसमें से फर्स्ट अटेम्प्ट ही निकालनी है। तो यहाँ पे 1 किया और ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज आ रही, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ओके तो नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। और यहाँ पे अब क्या होगा, हमने प्रीवियस केस के अंदर पढ़ा था ज्योमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर हमने सिर्फ ये वाला केस जो है वो डिस्कस किया था। हमने ये वाला केस पढ़ा था जिसमें फर्स्ट सक्सेस जो है अटर हो रही। अब यहाँ पे क्या है 8 सक्सेस अटर हो रही, तब तक आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते जाना। फॉर एग्जाम्पल द रैंडम वेरिएबल लेट्स से y
is distributed narrative binomial distribution with parameter r comma p and is the sum of r IID geometric p random variable that is the time until the rth success will occur. प्रीवियस जो ज्योमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन थी हमने तब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जब फर्स्ट हमारे पास सक्सेस अटर हो गई थी। अब हमने एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट सक्सेस अटर होने के बाद स्टॉप नहीं करना, उसको कंटिन्यू करते रहना है जब तक कि हमारे पास आर्थ सक्सेस जो है वो अटर नहीं होती। तो इसके लिए जो हमारी वैल्यू है ये बिल्कुल एज इट इज है ट्यू वाई माइनस आर पी रेज टू पावर आर। तो यहाँ पे सिंपल y माइनस वन और r माइनस वन जो है ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे हमने ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर था NCR, जैसे कम्युटेशन प्रोबेबिलिटी की सूरत में हम यहाँ पे इसको y माइनस वन और r माइनस वन लिखें। तो यहाँ पे आप देखें ये जो y1 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो मेरे पास फेलियर अटर हुआ, सेकंड टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो कोई कस्टमर अगेन एंटर नहीं हुआ, लाइक फेलियर अटर हुआ। थर्ड टाइम मेरे पास 8 कस्टमर जो है सिस्टम में एंटर हुआ तो ये मेरे पास फर्स्ट सक्सेस जो है वो अटर होगी, जिसको हमने ये 8 इंटरवल डिफाइन किया। अब सेकंड जो हमारे पास इंटरवल है दैट इज y2, इसमें फर्स्ट टाइम फेलियर है और सेकंड टाइम हमारे पास सक्सेस अटर। देन हमारे पास थर्ड इंटरवल है, तो ये हमारे पास आर सक्सेस तक, लाइक लेट से मैं चाह रहा हूँ 3 टाइम सक्सेस जो है वो अकर होनी चाहिए, तो हम एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे पास 3 टाइम सक्सेस अकर नहीं होगी। ये डिफरेंस है प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, दैट इज द ज्योमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर आप प्रीवियस बर्नौली ट्रायल में देखें उसके अंदर आपका एक टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, यहाँ सक्सेस है या फेल है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, जब तक आपके पास n सक्सेस अकर नहीं होती। तो सेम वही चीज यहाँ पे दोबारा से आपके पास थोड़ी सी वेरिएशन के साथ यहाँ पे बिल्ड होगी। इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस की वैल्यू जो है आर ओवर पी और आर पी ओवर क्यू स्टेयर है। तो वन ओवर पी जो है हमने प्रीवियसली ड्राइव किया अभी सेम, क्योंकि अब हमारे पास आर्थ टाइम सक्सेस अटर होनी है तो जैसा हमने पहले किया था उसी तरह यहाँ पे इसको आर के साथ डोनेट कर देंगे। प्रीवियसली हमारे पास एन था, अब हमारे पास आर जो है वो वेरिएबल है। देन जो वेरिएंस है डेट इज क्यू ओवर पी स्केयर जो कि हमने अभी पीछे ड्राइव किया है। अब आर टाइम सक्सेस है इसलिए यहाँ पे भी आर जो है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये मेरे पास नैरेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की सिलेक्टेड वैल्यूज हैं फॉर पैरामीटर ऑफ आर एंड पी। लाइक अगर मेरे पास प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0.1 है तो मेरे पास जो शेप हो रही डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ इस तरह से हो रही। अगर 0.4 है तो मेरे पास जो शेप है डिस्ट्रीब्यूशन की वो कुछ इस तरह से बन रही है, और 0.4 है 40% है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से बन रही है जो कि आपकी नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ईच एक्सपेरिमेंट के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/p 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 और इसके बाद आप इसको सम कर देंगे तो ये r/p होता है। और सेम इज द केस फॉर द वेरिएंस, बिल्कुल सिंपल है जैसा हमने पहले पढ़ा। अब हम इसकी एक एग्जांपल करते हैं और हमारे पास एग्जांपल इस तरह से कि नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, उसकी चैंपियनशिप की सीरीज जो है वो रन होती है। सो द टीम दैट विंस 4 गेम आउट ऑफ 7 इज द विनर। टोटल 7 गेम्स हैं जिनमें से मिनिमम टीम ने 4 गेम्स विन करनी है, तब वो टीम जो है आपकी विनिंग टीम कंसीडर होगी। सो सपोज दैट वी हैव अ टीम ए एंड टीम बी each other in the championship game and that team A has the probability of 0.55 of winning a game over team B। टीम A की टीम B से विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है दैट इज 0.55। तो ये हमारे पास 3 क्वेश्चन है जिसको हमने सोल्व करना है। फर्स्ट वन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीम A विल विन द सीरीज इन 6 गेम। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 गेम में से टीम A जो है वो विन कर जाएगी। टोटल एक्सपेरिमेंट लाइक 6 टाइम परफॉर्म हुए और मिनिमम टीम को जीतने के लिए कितने चाहिए 4 गेम्स, तो 4 टाइम उसने सक्सेस करनी होगी 6 में से। सेकंड है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए विल विन द सीरीज एंड व्हाट if the team A and B were facing each other in a regional play of series which is decided by winning 3 out of 5 games, what is the probability that team A would win the series। अब यहाँ पे ये अगर रीजनल प्ले ऑफ सीरीज का मैच होता है टीम ए और टीम बी के दरमियान, इसके अंदर विनिंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो 3 आउट ऑफ 5 है, मतलब 5 गेम में से 3 गेम्स का विन करना जरूरी है मैच को जीतने के लिए। हमने बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि टीम ए जो है वो विन करेगी।
तो 3 क्वेश्चन है, वन बाय वन उनको सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, और ये एनएस की फार्मूले की वैल्यू है। तो फर्स्ट क्वेश्चन था बाइनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, जिनमें से सिट्स सिट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये गिवन है सीरीज द सीरीज इन सिट्स गेम्स। तो ये हमारे पास सिट्स आ गया। मिनिमम 4 उसको विन करनी है सक्सेसफुली अपनी टीम को विन करने के लिए। लाइक आप यहाँ पे देखें, टीम दैट विंस 4 गेम आउट ऑफ 7 गेम्स, तो 4 जीतेगी तो टीम जीतेगी। हमने 6 तक की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो यहाँ पे ये 4 और ये 6 आ गई, दोनों वैल्यूज हमारे पास। और ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो कि क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 0.55। तो ये एन सी जो है हमारे पास, लाइक ये y-1 और r-1 यहाँ पे आ रहा है। अब y क्या है हमारे पास, डेट इज 6, तो 6-1 इज इक्वल टू 5। r-1 क्या है, डेट इज 4, तो 4-1 इज इक्वल टू 3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, डेट इज 0.55, और इसकी वैल्यू क्या है r डेट इज 4, और q क्या है, डेट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो 1 माइनस p, लाइक 1 माइनस 0.55, और y माइनस r, y हमारे पास 6 है, और r जो है अनटिल 8 सक्सेस जो कि 4 गिवन है हमें, तो ये 4 आ जाए। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। देन सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट टीम ए विल विन द सीरीज। अब टोटल जो हमारी सीरीज है वो यहाँ पे 7 टाइम अटर होनी है, जिसमें से 4 टाइम उसको विन करना जरूरी है। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस बतानी पड़ेगी, 5th 6 और 7। तो मिनिमम 4 तो उसको जीतनी है, तो इसलिए 4 से लेके 7 तक हमने इनकी हर 8 टर्म्स के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे सेम इसी फार्मूले के थ्रू। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट थर्ड पार्ट था हमारे पास, अगर टीम ए और टीम बी प्ले ऑफ सीरीज में आती हैं तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है दैट इज 3 आउट ऑफ 5 गेम्स। और हमने बताना है कि कितने परसेंट चांस है कि टीम ए जो है वो विन करेगी। तो यहाँ पे देखें 3 आ गया, और विनिंग के लिए मिनिमम 3 गेम्स उसको रिक्वायर्ड है, और 4 और 5, टोटल 5 गेम्स आपकी होंगी, तो 3 4 5 आ गया, और 3 मिनिमम उसको रिक्वायर्ड है विन करने के लिए, दैट इज 8 सक्सेस। और उसके बाद हमारे पास ये आंसर आ जाए दैट इज 0.593। तो इज जस्ट अ क्विक रिव्यू। बर्नौली प्रोसेस क्या था, बर्नौली प्रोसेस में हमने बताया कि हमारे पास यहाँ तो सक्सेस अटर होगी, यहाँ पे फेलियर अटर होगा जब आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। जैसा कि यहाँ पे इस टाइम स्लॉट में शो किया गया है, यहाँ तो कस्टमर आएगा, यहाँ पे कस्टमर नहीं आएगा। सेकंड हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सम ऑफ द एन इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल। जो आपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया उसमें से कितनी दफा आपके पास सक्सेस अटर हुई है उसको आपने साउंड करना, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके अंदर क्या था, इंटर अराइवल टाइम, जब तक कि हमारे पास फर्स्ट सक्सेस अटर नहीं होगी हमने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करना है। और नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था कि जब तक हमारे पास आर सक्सेस जो है वो अटर नहीं होगी वो हमारे पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आएगी। तो अगर हम दोनों डिस्ट्रीब्यूशन को डिफरेंट करें, लाइक बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास जो ट्राइज हैं वो फिक्स हैं, और जो रैंडम नंबर ऑफ सक्सेस हैं वो, मतलब जो सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी है वो रैंडम है। जबकि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये केस बिल्कुल रिवर्स होता है, लाइक रैंडम नंबर ऑफ ट्राइज है और फिक्स नंबर ऑफ सक्सेस हैं, लाइक इन द केस 1। अब मेरे पास सक्सेस फिक्स है 1 2 3 4 जितनी भी हमें चाहिए ज्योमेट्रिक के अंदर, सॉरी फर्स्ट ही रहेगी, क्योंकि ये हम नैरेटिव बाइनोमियल की बात नहीं करें, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें जिसमें एक ही सक्सेस है जो कि फिक्स है। लेकिन एक्सपेरिमेंट रैंडम होगा, हो सकता है फर्स्ट सक्सेस 5 टाइम बाद आ जाए, 6 टाइम बाद आ जाए, या 7 टाइम्स बाद आ जाए। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ये केस बिल्कुल रिवर्स है, जिसके अंदर हमारे पास फिक्स नंबर ऑफ ट्राइज है, 10 टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया या 5 टाइम परफॉर्म किया, और उसमें आपकी सक्सेस जो है वो कितने परसेंट आई है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज द पाइजोन डिस्ट्रीब्यूशन। और पाइजोन डिस्ट्रीब्यूशन का एक ही पैरामीटर होता है दैट इज अ लैम्डा। लैम्डा जो है वो अराइवल रेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। So Poisson distribution actually describe the many random processes quite
well as in the mathematical quite simple. पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को 1837 के अंदर एस डी पॉइजन ने डिजाइन किया था, लाइट बिल्ड किया था। और इसकी जनरल डेफिनेशन जो है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की वो कुछ इस तरह से है, अ काउंटिंग प्रोसेस टेल्स द नंबर ऑफ अराइवल ऑब्जर्व ओवर 0 to t। तो हमारे पास जो टाइम इंटरवल की रेंज है दैट इज 0 to t। तो हमारी जो रेंज की वैल्यू है वो 0 से t है। हमने काउंट करने हैं टोटल नंबर ऑफ कस्टमर जो हमारे उस टाइम इंटरवल के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। सो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन शुड satisfies the following condition like the arrival utter one at a time arrival rate like 4 customer per hour या 5 customer per hour या 6 customers per hour। independent increment order like the number of arrival are the disjoint in time interval and independent। जो हर एक अराइवल है वो दूसरे अराइवल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो इंडिपेंडेंट होगा। और स्टेशनरी इंक्रीमेंट हो रहा लाइक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ अराइवल इज एस प्लस टी ओनली डिपेंड अपॉन टी। तो जो हमारे पास यहाँ पे टाइम स्लॉट है टी की, इसमें से फर्स्ट टाइम कस्टमर अटर हो सकता है सेकंड, तो ये जो हमारी टाइम स्लॉट है वो टी से यहाँ पे कह सकते हैं एच से एस प्लस टी के साथ इसको हम डोनेट कर रहे हैं इस इंटरवल में। तो यहाँ पे जो इंक्रीमेंट्स होंगे वो स्टेशनरी होंगे, लाइक मैं पर और कह रहा हूँ तो मेरे पास पर और कस्टमर जो है वो सिस्टम में एंटर हो। ठीक है, एक होता है नॉन पॉइजन प्रोसेस, सॉरी नॉन पॉइजन कह रहा हूँ, नॉन स्टेशनरी अराइवल्स भी होते हैं जो कि आपकी एक्चुअल सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा बिल्ड भी हो रहे होते हैं। तो हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे कि नॉन स्टेशनरी पॉइजन प्रोसेस जो है उसको हम किस तरह से देखते हैं या चल उसको लेके सॉल्व करते हैं वैल्यूज को। तो यहाँ पे मेरे पास इसका प्रोबेबिलिटी फंक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है यहाँ पे गिवन है फॉर लैम्डा जो कि ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये मेरे पास इसका प्रोबेबिलिटी मैच फंक्शन है दैट इज ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टाइम्स लैम्डा रेज टू पावर एच ओवर एच फैक्टोरियल। और ये मेरे पास इसका कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है यहाँ पे गिवन। और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इसकी मीन और वेरिएंस की वैल्यू दोनों बराबर होती है लैम्डा के। इसी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर आप हम उस बुक में आपको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लिखा मिलेगा तो उस बुक में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन प्रोसेस दोनों मिलेंगे। तो यहाँ पे जो टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जिसको हमने अभी तक कंसीडर नहीं किया। लाइक ये जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अंदर हम काउंट कर रहे हैं नंबर ऑफ कस्टमर जो आपके उस टाइम इंटरवल के अंदर आ रहे हैं, बट वी आर एक्चुअली इग्नोरिंग द टाइम फ्रेम, जिस टाइम फ्रेम के अंदर वो आ रहे हैं। हमने जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी हैं हमने अपने टाइम को बीट्स के अंदर कन्वर्ट किया और हर बीट्स के अंदर हमने देखा कि कस्टमर या तो एंटर हुआ, लाइट सक्सेस हुआ है या फेलियर हुआ है। इसी तरह यहाँ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी हम टाइम को बीट्स के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम उसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ तो हमारे पास जो कस्टमर उन टाइम स्लॉट्स में आ रहे हैं उनको हम काउंट करेंगे। अगर वो टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी हो तो वो टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूशन आपकी किस तरह से पॉइजन प्रोसेस के अंदर यूज होती है। तो ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर कवर करेंगे। और ये मेरे पास पीएमएफ और सीडीएफ है विद अल्फा ऑफ 2 जो कि मेरी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, जो ड्राफ्ट की वैल्यूज है यहाँ पे। तो ये एक सिंपल सी एग्जांपल है, ये एक सिंपल सी एग्जांपल है जिसमें मेरे पास मीन नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स पर मंथ जो अटर होंगे दैट इज 3 एंड यू हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ गिवन मंथ 4 एक्सीडेंट विल अटर एट दिस इंटरसेक्शन। एक्स जो है वो 4 है, लैम्डा हमारे पास 3 है, तो सिंपल आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.168। सेकंड एग्जांपल इस तरह से है, द मीन नंबर ऑफ पावर outage in the city is 4 per year and you have to find the probability that there are exactly 3 outage or more than 3 outage। तो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा जो है वो गिवन है दैट इज 4 और एक्स जो है वो हमें 3 गिवन है क्वेश्चन में। अगेन प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर आपने वैल्यूज को सिंपल सब्स्टिट्यूट करना है एक्स और लैम्डा की, तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगी 0.195। और सेकंड पार्ट के लिए हमें कहा गया मोर देन 3 आउटेज, तो हम अगेन 1 में से माइनस कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दैट इज लेस देन इज इक्वल टू 3।
अगेन हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कैलकुलेट करेंगे 3 के लिए, 2 के लिए, 1 के लिए, 0 के लिए, 0 1 to 3 भी आप लिख सकते हैं। देन ये मेरे पास इसका आंसर आ जाए। फाइनली ये मेरे पास समरी है जो हमने आज के लेक्चर के अंदर कवर किया। हमने स्टार्ट किया था बर्नौली प्रोसेस से, देन हमने बताया ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो यहाँ पे उसकी टेबल में शॉर्ट सी डिस्क्रिप्शन गिवन है। देन उसके डेंसिटी फंक्शंस को यहाँ पे टेबल में शो किया हुआ है और मीन और वेरियंस की वैल्यूज को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है जो कि हमने कैलकुलेट किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो के है हमारे पास पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, दैट इज द एवरेज नंबर ऑफ अटरेंस ऑफ द डिस्क्रीट इवन इन द कंटिन्यूस इंटरवल। तो टाइम इंटरवल जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस इंटरवल होता है, लेकिन हम इसको डिस्क्रीट लाइक एक पर्टिकुलर स्लॉट के अंदर देखते हुए उसको फाइंड आउट कर रहे हैं और उसको हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू रिजोल्व किया। नेक्स्ट टाइम हम पॉइसन प्रोसेस के बारे में स्टार्ट करेंगे, पॉइसन प्रोसेस क्या होता है और उसका और जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अप्रोक्सीमेशन है वो आपकी किस तरह से उसके अंदर बिल्ड होती है और उसकी टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। और ये हमारे पास कुछ रेफरेंसेस हैं, फर्दर आप इनको स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।